हाय गाइज, मैं नवीन आपका पुनः एक्सपर्ट जीएस सेंटर में जो है हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम लोगों को पढ़ना है भौगोलिक खोज। ये क्लास 9th का एक चैप्टर है हिस्ट्री का। हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक खोजों में जो है कौन कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिस कारण से जो है एक नए रास्ते का खोज हुआ था। कैसे जो है मध्यकाल युग से जो है आधुनिक युग का आरंभ हुआ था, इसके बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं भौगोलिक खोज का, तो भौगोलिक खोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भौगोलिक खोज का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र या पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग जो पृथ्वी पर अस्तित्व में तो है, लेकिन उनका जो है किसी अन्य देशों के साथ संबंध नहीं है, या उनका जो है धार्मिक जो है गाथाएं जो है वह जानिए कि विश्व के जो है एक दूसरे देशों से जो है जुड़ाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व में कुछ ऐसे देश थे जिसका पृथ्वी पर अस्तित्व तो था, लेकिन उनका संबंध जो है विश्व के अन्य देशों से जो है नहीं था। तो विश्व के जब अन्य देशों से नहीं था तो इनका जो है व्यापार जो हुआ करता था वो एक सीमित क्षेत्रों में हुआ करता था। इनकी जो धार्मिक गाथाएं थी वह जानिए कि अपने क्षेत्रों तक जो है सीमित था। तो इन्हीं को बढ़ाने के लिए जो है ढेर सारे जानिए कि जो है साहसी नाविक आएंगे, जिनमें वास्को डी गामा हो गया, क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, बार्थोलोमेओ डियाज हो गया। इन सभी ने अपना जो अहम योगदान निभाया था और निभाने के बाद जो है एक दूसरे देशों को जो है संपर्क में लाने का जो है काम किया था। शुरुआत इसकी कहां से होती है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो भौगोलिक खोज जो शुरू हुआ था इसमें एक घटना घटी थी, लेकिन उस घटना से पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा और बात किया जाए अगर, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की जो प्रथम सभ्यता एवं जो विश्व की तीसरी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से ही जानिएगा कि मध्य एशिया एवं जो यूरोप था इनके बीच जो व्यापार होता था। अगर बात किया जाए, ये मान के चलिए अगर मध्य एशिया है और यहाँ पर यूरोप है, तो इनके बीच जो व्यापार हुआ करता था वह एक निश्चित मार्ग के तहत हुआ करता था। मध्य एशिया एवं यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वह एक निश्चित मार्ग के तहत होता था। निश्चित मार्ग में जान गया कि जो स्थल मार्गों का प्रयोग किया जाता था, उस समय जल मार्ग और वायु मार्ग का जो उतना प्रचलन जो है नहीं हुआ था। तो इस स्थल मार्ग को जो कहा जाता था, ये कहा जाता था रेशम मार्ग। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मध्य एशिया एवं यूरोप के बीच जो प्रारंभ में जो व्यापार हुआ करता था वह एक निश्चित मार्ग के तहत हुआ करता था। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता था, तो रेशम मार्ग। इस रेशम मार्ग का निर्माण अगर कोई शासक करवाया था तो वह कनिष्क करवाया था, जो कि कुषाण वंश के जो शासक थे। लेकिन इस मध्य एशिया एवं यूरोप के बीच जो व्यापार हुआ करता था, इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाता था अरब के लोग। मतलब पहले सामान जो है मध्य एशिया से या एशिया से जो है सामान खरीद कर ले जाते थे अरब के लोग, अरब से सामान खरीद कर ले जाते थे यूरोप के लोग। तो इसमें जो है इसको जो मुनाफा जो हुआ करता था वह कम हुआ करता था। एक तो घटना ये घट गई कि मुनाफा जो है कम हुआ करता था, लेकिन इसी दौरान एक और घटना घटी थी 1453 ईस्वी में। अगर 1453 ईस्वी की बात करते हैं तो 1453 ईस्वी में अरब प्रदेश के समकक्ष या इसी के समीप एक प्रदेश पाया जाता था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का जो प्राचीन नाम था, इसका नाम था इस्तांबुल। तो कुस्तुनतुनिया का जो है 1453 ईस्वी में पतन हो जाता है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिपत्य जमा लेता है तुर्की के लोग। अब जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के लोग अधिपत्य जमा लेते हैं तो क्या करते हैं, वह जान गया कि इस रास्ते में टैक्स जो कर होता है, करों की संख्या में वृद्धि कर देता है। जब करों की संख्या में वृद्धि कर देता है तो इस रास्ते से व्यापार अब संभव नहीं था, क्योंकि व्यापार जो किया जाता है वह मुनाफे के लिए किया जाता है, घाटे के लिए नहीं किया जाता है। साथ ही साथ
इस रास्ते में जो लूट जो है अधिक होने लगे थे, क्योंकि यह जो तुर्की ने जब इस प्रदेश को जीता था तो उन्होंने जो है कुछ ऐसे दानिया की जो संस्था चलाई थी जो व्यापारियों के सामानों को लूटने का भी काम करता था। अब यूरोप वासियों के समक्ष जो है या उनके सामने एक जो है समस्या आ गई थी कि व्यापार जो किया जाए वह किस रास्ते से किया जाए। एक बात और यहाँ पर समझने लायक है कि आखिर ये जो सामान खरीदता था यूरोप के लोग मध्य एशिया से ही क्यों खरीदता था, किसी अन्य देशों से भी तो खरीद सकता था। तो बात किया जाए, ये जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग मध्य एशिया से दो चीजों का व्यापार क्या करता था, एक तो सूती वस्त्र का और दूसरा जो है मसाला का। तो सूती वस्त्र एवं मसाला का जो व्यापार जो क्या करता था, तो इसका रीजन क्या था, सूती वस्त्र तो उसको कहीं से भी प्राप्त हो जाता, लेकिन जो मसाला था, मसाला जानिएगा भारत का जो उनको जो काफी सर्वाधिक लोकप्रिय था। और भारत में अगर बात किया जाए, भारत में जो मसाला का जो सर्वाधिक जो उत्खनन क्या करता था, पहले तो जो है मसाला का सर्वाधिक उत्पादन केरल क्या करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केरल नहीं करता। अभी मसाला का जो सर्वाधिक उत्पादन करता वह राजस्थान करता है। अगर बात किया जाए, ये जो मसाला है, मसाला का उत्पादन अभी जो है राजस्थान करता है और मसाला की राजधानी कही जाती है केरल को। आखिर ये लोग यहाँ से मसाला खरीद कर क्यों ले जाता था, अब यहाँ पर समझिए। जो यूरोपीय महादेश है, यूरोपीय महादेश जो है कच्चे मांस या मांस का जो है सेवन अधिक करता है, और यूरोपीय महादेश जो वह एक ठंड इलाका वाला प्रदेश है। जब गर्मी पड़ती है तो वे लोग क्या करते हैं, जानवरों का शिकार कर लेते हैं काफी अधिक मात्रा में, और जान गया कि उसके बाद जो है लंबे समय तक उस मांस को रखने के लिए ही उसमें मसाला लगाता था। तो इसको तो मसाला यहाँ से खरीदना था, लेकिन उनके सामने समस्या थी कि किस रास्ते से खरीदा जाए। तो इस रास्ते को बदलने के लिए उन्होंने जानिए कि जो है कई सारे प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों में जो है विफल रहा। विफल रहने का मुख्य कारण क्या था, प्रारंभ में विफल रहा, आगे चलकर जो है सफल हुए थे। विफल होने का मुख्य कारण था कि जो है उस समय लोगों के दिलो दिमाग में जो प्रारंभिक विचारधाराएं थी वह बैठी हुई थी। उन लोगों का मानना था कि जो है पृथ्वी जो है चिपटी हुई है, अगर आगे जाएंगे तो समुद्र में जो है विलीन हो जाएंगे। दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था। जो जहाजें थी वह जान गया कि हवा के गति पर जो है नियंत्रण होती थी। और साथ ही साथ एक महासागर है अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को कहते हैं अंध महासागर। उसमें जो है काफी अधिक मात्रा में जो है ज्वार एवं भाटा एवं तूफानें उठा करती थी, तो उसमें जो है काफी घटनाएं घट जाती थी। इन सभी डरों के कारण जो है, इन सभी डरों के कारण ही जानिएगा कि जो है ये लोग का जो नए भौगोलिक खोजों के तहत जो ये जो खोज करना चाहता था वे खोज नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि जानिएगा कि तरह तरह के जो है जहाज बनाए गए। इन जहाजों में जो है जहां प्रारंभिक जो पद्धति थी खाचा पत्ती, पहले जो जहाज बनाया जाता था वह खाचा पत्ती के तहत बनाया जाता था, लेकिन बाद में क्या क्या कि खाचा पत्ती के जगह जो एक और हल्की किस्म की जहाज बनाई गई थी। तो दूरबीन का आविष्कार हो गया, अक्षांश मापने वाला जो उपकरण था एस्ट्रोलोप, उनका आविष्कार हो गया। जब इन सभी चीजों का आविष्कार हो गया तो भौगोलिक खोज करना जो है आसान हो गया, नए रास्ते से जो है व्यापार करना जो है वह संभव हो गया था। तो हम लोग जान जाते हैं कि आखिर कौन सा चीज जो है कहाँ से इन लोगों ने सीखा था। हम लोग बात करें तो जहाज बनाने की जो प्रारंभिक पद्धति थी वहां पर कौन सी पद्धति लाया गया था, तो वहां पर जानिए कि खाचा पद्धति लाया गया था। मतलब जो नया पद्धति था वह खाचा पद्धति को जो है लाया था। और बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान, मतलब जो दिशा सूचक उपकरण था उसका ज्ञान किनसे सीखा था, तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक जो ज्ञान था ये जान गया कि अरब के लोगों से जो है सीखा था। और साथ ही साथ पुर्तगाल ने एक और हल्की किस्म की जहाज बनाई थी, उस जहाज का नाम था केरावल। क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों के द्वारा हल्की किस्म की बनाई जाने वाली जहाज का क्या नाम था, तो उन जहाजों का नाम था केरावल। और अगर बात किया जाए इसमें जानिएगा कि जो जहाज जो थी वह तो केरावल थी। साथ ही साथ जानिएगा कि जो अक्षांश मापने वाला जो उपकरण था उसका नाम था एस्ट्रोलोब। उसका जो नाम था उसका नाम था एस्ट्रोलोब।
जब इन सभी चीजों का आविष्कार हो गया और दूरबीन का आविष्कार हो गया तो अब जो है भौगोलिक खोज जो है वह संभव हो गया। तो इसमें अब जो है कौन से व्यक्ति पहले जो है भूमिका निभाए थे, अब उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसी में अगर बात किया जाए तो पुर्तगाल के एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। 1488 ईस्वी की बात है। 1488 ईस्वी में बार्थोलोमेओ डियाज ने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु था, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष का जो है खोज किया था। इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। जब 1488 ईस्वी में बार्थोलोमेओ डियाज ने जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर आया और आने के बाद वह जो है वहीं से जो है लौट गया, मतलब आगे जो है नहीं बढ़ा था। उसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन के और एक निवासी आते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के निवासी थे। ये खोज करना चाह रहा था भारत का, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो खोज उनकी की जाती है जो गुम हो जाती है। तो यहाँ पर खोज कहना उचित नहीं होगा, समुद्री मार्ग के तहत भारत पहुंचने का काम क्या था, ये बात हम कह सकते हैं। तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस जब वह आना चाहता था भारत, लेकिन रास्ते भटक जाने के कारण वह भारत नहीं पहुंचा। वह चले गए कहाँ, तो वह चले गए अमेरिका, और अमेरिका को उन्होंने भारतीय महाद्वीप का एक हिस्सा बताया और वहां के व्यक्तियों को उन्होंने नाम दे दिया था रेड इंडियन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड इंडियन मूल रूप से किस देश के निवासी थे, तो रेड इंडियन मूल रूप से जो अमेरिका देश के जो है निवासी थे। और इसी में अगर बात किया जाए कि 1492 ईस्वी में तो ये भारत नहीं आ पाए, लेकिन इसके 6 साल के बाद 1498 ईस्वी में जान गया कि पुर्तगाल के एक साहसी नाविक होते हैं जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। ये आते हैं दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर, और दक्षिण अफ्रीका के जब दक्षिणतम बिंदु पर आते हैं तो आने के बाद यहीं पर इसको एक व्यापारी मिलता है जो कि गुजरात के व्यापारी थे जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ही उसको कहता है कि अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो आप भारत पहुंच जाइएगा। और बात वही होता है कि वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के कहे अनुसार जो है दक्षिण अफ्रीका से चलता है, और चलने के बाद ये केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचता है। यहाँ पे इनका भव्य स्वागत करता है केरल के कलिकट बंदरगाह के राजा था जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन इनका जो है स्वागत करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है कहां से जो है कौन सा पॉइंट बना, इसको एक बार पूरे तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े क्या क्या, थोड़ा सा एक नजर इस पे डाल देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 1488 ईस्वी में कहां के निवासी थे, पुर्तगाल के निवासी थे जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु था जिसको हम लोग उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिक्ष का जो है खोज किया था। जब इसका खोज कर दिया तो इसके जान गया कि 4 साल के बाद 1492 ईस्वी में स्पेन के एक निवासी थे जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इन्होंने जो है आना चाहा भारत, लेकिन पहुंच गया कहां, तो ये पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका के व्यक्तियों को इन्होंने क्या नाम दिया था, तो रेड इंडियन नाम दिया था। इसके 6 साल के बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के ही पुनः एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। और एक बात याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी को ये केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा पहुंचता है कहां, तो वास्को डी गामा पहुंचता है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। यहां पर इसकी मुलाकात होती है गुजरात के जो व्यापारी थे जिसका क्या नाम था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से जो है मुलाकात होती है। यही इसको बोलता है कि आप अगर इस रास्ते से जाते हैं तो आप कहां पहुंच जाइएगा, तो आप भारत पहुंच जाइएगा। ये कहां पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे केरल के कलिकट बंदरगाह पर। और जब ये केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचे थे तो इनका भव्य स्वागत किसने किया था, तो उस समय वहां के राजा थे राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने इनका जो है भव्य स्वागत किया था। और व्यापार करने की अनुमति भी कौन दिया था, तो राजा जमोरिन ही दिया था।
कहा जाता है कि जब ये पहली बार यहाँ से व्यापार करके गया था तो व्यापार में इसको जान गया कि टोटल जो है 60% जो है मुनाफा हुआ था। और वास्को डी गामा जो है आया जो था वह टोटल जान गया कि 3 बार आए थे। पहली बार आया था 1498 ईस्वी में, दूसरी बार आया था 1502 में, 1502 में आया था तो 1505 तक रहा था, और तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में, और 1524 ईस्वी में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वास्को डी गामा ही जान गया कि पुर्तगाल का एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 2 बार दफनाया गया था। एक बार जान गया कि केरल के जो है कोची शहर में दफनाया गया था, और एक बार पुर्तगाल में जो है इसको जो है दफनाने का जो है काम किया गया था। अब जब वास्को डी गामा यहाँ व्यापार करने के लिए आया तो अन्य सभी यूरोपीय देशों का भी लालसा बढ़ा कि जब वह व्यापार में कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं। तो अब आपको एक क्रमवार रूप से याद रखना है कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां जो कि भारत आकर व्यापार किए थे उसके बारे में। तो इसमें आपको याद रखना PEDDFS। पी से होता है पुर्तगाल। पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में, अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में, डच आया था 1602 में, डेनिसी आया था 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश आया था 1731 ईस्वी में। तो पुर्तगाल कब आया था? पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच आया था 1602 में, डेनिसी 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश कब आई थी? तो ये आए थे 1731 ईस्वी में। जब यहाँ पर जान गया कि जो इन सभी चीजों का जो है परिपूर्ण रूपेण जो है जान पहचान हो गया, तो इसमें जो है आर्थिक सहायता भी देने का काम किया था। अब जिस तरह से जान गया कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग के तहत भारत पहुंच गए थे, ठीक उसी प्रकार से जान गया कि जो है नई दुनिया, एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया। अमेरिका को नई दुनिया क्यों कही जाती है? अमेरिका को नई दुनिया इसलिए कही जाती है क्योंकि जब भौगोलिक खोजों से पहले अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने भौगोलिक खोज के तहत अमेरिका को खोजा तो एक दूसरे देशों से उसका जो है संपर्क बढ़ा, और परिपूर्ण रूपेण जो है अमेरिका महाद्वीप के बारे में अगर कोई पता लगाया था तो उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। उन्होंने ही जान गया कि जो अमेरिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, और इन्हीं व्यक्तियों के नाम पर जो अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा था। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो कैप्टन कुक जो है वह जान गया कि जो है 2 चीजों का खोज किया था। एक तो जान गया कि न्यूजीलैंड का, और दूसरा जान गया कि जो ऑस्ट्रेलिया का। और सर जॉन एवं सेबास्टियन के द्वारा जो है न्यू फाउंडलैंड द्वीप का जो है पता लगाया गया था। अब इसी में अगर बात किया जाए तो आपको 2 चीज और याद रखना है। एक याद रखना है जान गया कि जब पुर्तगाल के एक जान गया कि जो है राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर जान गया कि जब भौगोलिक खोजों में आर्थिक सहायता क्या था, और स्पेन की एक महारानी थी जिसका नाम था इसाबेल, उन्होंने भी जो है भौगोलिक खोजों में जो आर्थिक सहायता जो है प्रदान किया था। तो इतना आज के लिए इतना ही सही। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।